आज केवल ऑब्जेक्टिव सवाल पे फोकस किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली 110 पेज नंबर निकाल दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए। ऑब्जेक्टिव सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में है। दिया हुआ है मैट्रिक्स ए बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इन सच ए वे डैट इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई, तो क्या होगा। ठीक है, देखते रहिएगा। सॉल्यूशन में पहले देखो ए स्क्वायर तो मांग रहा है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर बराबर आई, गिवन माने दिया है। ठीक है, अब ए स्क्वायर को बुआ ए गुना ए लिख सकते हैं क्या? ए में ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, आप बराबर कितना आई। अब अब यू ए का मान कितना है, तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर इनटू फिर ए मतलब अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। बोलिए कोई दिक्कत? बराबर अभी आइए रहने दो ना, जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे ना, आई तो अपने हाथ में है। अब आगे समझिए। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, अल्फा में गुणा करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस अनिवार्य होता है, हेकरा से हे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब पहला से पहला में अल्फा 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 स्क्वायर और बीटा गामा। नहीं समझ में आ रहा? पंक्ति यही रहने दो, दूसरा स्तंभ में गुणा करो अल्फा बीटा प्लस अनिवार्य है, प्लस अल्फा बीटा में फिर अल्फा बीटा प्लस माइनस, तो माइनस अल्फा बीटा। कोई दिक्कत? अब पहला पंक्ति से दोनों में हो गया, दोनों स्तंभ में। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ अल्फा गामा आ रहा है समझ में, प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्यों एकरा से में कर रहे हैं अल्फा गामा और फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे अल्फा गामा, फिर एकरा से में करो बीटा गामा और प्लस माइनस माइनस अल्फा। अब हम देख रहे हैं गुणा करने पर 2/2 का अवयव है। अब इधर लिख दीजिएगा 1 0 0 1, क्योंकि हमको पता है समानता का नियम लगाना है। इधर 3/3 का रहेगा तो इधर 3/3 का रहेगा, इधर 2/2 का रहेगा तो इधर 2/2 का रहेगा। अब एक और काम करिए आप लोग, देखिए अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, बुझाता है जा। अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस कट गया। अब थोड़ा एक लाइन और आगे बढ़ाइए, इसको एक लाइन और आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा। इसको जो कहते हो लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, ये कट गया, क्या हो गया? ये भी कट गया। यहाँ पर फिर दोनों प्लस में बा, कौन पहले लिखो, तो इसको लिख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बराबर में दिया हुआ है 1 0 0 1, बीच में बराबर हम दिए हैं, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है ना। तो जब बीच में बराबर है तो कौन नियम से? समानता के नियम से। संगत अवयव बराबर होते हैं, 0 बराबर 0 करके क्या कर पाओ? कुछ नहीं। तो हेकरा बराबर करो ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। अब एक काम करिए आप लोग, इसको इधर 0 बचेगा 1 हेकरा कहने ले जा, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस है ना जाएगा, तो बीटा गामा प्लस है ना जाएगा, तो अब बराबर 0। तो देखिए तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0 का नाम है दिलवा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव है, बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव पे एकदम कमांड करिए, खत्म होगा टेस्ट होगा। अब का मिटाएं? अब अगला ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए एक नोट पॉइंट समझना जरूरी। हम लोग आव्यूह पढ़े हैं, आव्यूह का बहुत सारा प्रकार पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें एक शून्य आव्यूह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, जिसको अंग्रेजी में
जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। सममित और विषम समित पढ़ाया गया है। देखिए दुनिया में जितना आव्यूह है उन सभी आव्यूहों में मात्र केवल एक ऐसा आव्यूह शून्य आव्यूह है जो सममित भी होता है और विषम समित भी होता है। शून्य आव्यूह मात्र एक ऐसा आव्यूह होता है जो सममित भी होता है और विषम समित भी होता है। पहले देखिए तो कहेगा सर कैसे, थोड़ा बताइए तो। शून्य आव्यूह को कैसे सूचित किया जाता है जी? ओ से सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए कि ओ बराबर दिया हुआ है, ओ पूरा गोल लिखोगे, ओ बराबर मान लो कैसनो आव्यूह ले सकते हो, वर्ग जरूरी नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए समित तो वर्गे होता है। समित और विषम समित होने के लिए वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, इसीलिए शून्य आव्यूह को वर्ग आव्यूह के रूप में लिए हैं। अब तुम एक काम करो, ओ डैश निकालो। ओ डैश का मतलब ओ का परिवर्त, तो डैश करोगे तो पंक्ति को क्या बना दोगे? स्तंभ। तो है 0 0 बा तो ऐसे 0 0 हो जाएगा, है 0 0 है ऐसे 0 0 हो गए। हम तो बदलाव किए हैं, लेकिन कौन जीरो कहाँ है अभी भी कोई समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बदलाव तो लग नहीं रहा है, अर्थात ओ का डैश बराबर क्या हो गया? ओ हो गया। तो बताइए जब ए डैश बराबर ए का पालन करता है तो क्या होता है? सममित होता है। अर्थात ओ डैश बराबर ओ का पालन कर रहा है तो ये सममित आव्यूह का काम कर रहा है। अब चलिए कोई लड़का कहेगा सर मान लीजिए ओ डैश बराबर आया है ना ऐसे 0 0 0 0, यहाँ पे ओ डैश बराबर 0 0 0 0। अब एक काम करिए, ओ डैश में बराबर माइनस कॉमन लीजिए। देखो जीरो में माइनस कॉमन लेने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 0 नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, 4 + 0 4 होता है, 4 - 0 4 होता है, कोई प्रभाव थोड़ी ना पड़ेगा। यहाँ पर 0 के आगे प्लस है, मान 4 होगा, यहाँ पर 0 के आगे माइनस है, मान 4 होगा। अर्थात 0 प्लस हो या माइनस हो, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 0 माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अभी भी 0 0 0 0 ही बचेगा। तो ओ का डैश बराबर माइनस, ये 4 गो 0 क्या लिख सकते हैं? ओ लिख सकते हैं। 0 और में फर्क नहीं है ना जरा, और छोटे ऐसे अंडाकार 0 होता है और वो पूरा गोल होता है, इसीलिए हम ओ को बड़ा लिखे हैं और 0 को छोटा छोटा लिखे। ठीक है, अंडाकार बनाने में समय लगता है। तो ये क्या हो गया जी? बाकी देखो मैट्रिक्स आप पढ़ लिए हैं तो इतना ध्यान रखिएगा, ऐसा कोनो आव्यूह नहीं के, एक आव्यूह रही या तो सममित होगा या नहीं तो विषम समित होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर शून्य आव्यूह मात्र एकमात्र माने केवल मात्र एक ऐसा आव्यूह है जो सममित भी होता है और विषम समित भी होता है। जीरो मैट्रिक्स इज द बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। शून्य आव्यूह मात्र केवल ऐसा आव्यूह होता है, ये बहुत ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है इससे सवाल कि वह कौन सा आव्यूह है जो सममित भी होता है और विषम समित भी होता है। नाम बताइएगा शून्य आव्यूह। तो नोट में लिखिए तो शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह मात्र, मात्र माने केवल, शून्य आव्यूह मात्र एक ऐसा आव्यूह है, शून्य आव्यूह मात्र एक ऐसा आव्यूह है जो सममित तथा विषम सममित, जो सममित है, क्या लिखल बने हो, जो सममित तथा विषम सममित, सममित तथा विषम सममित, दोनों ही सममित तथा विषम सममित दोनों ही होता है, सममित तथा विषम सममित दोनों ही होता है। जीरो मैट्रिक्स इज द बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। याद रखिएगा, पूरे आव्यूह में केवल एक आव्यूह ऐसा होता है जिसका नाम है शून्य आव्यूह, जो सममित भी होता है और विषम सममित भी होता है। एक नोट के नीचे है लिख लो,
एक बार सममितोला दिखा लो, एक बार विषम सममितोला दिखा लो। ओ बराबर एग्जाम्पल ले लीजिए, हो गया। शून्य अवयव सममित भी होता है और शून्य अवयव सममित भी होता है और दोनों होता है ना, हो गया। ये लिख लिए लोग। चलो 14 13 के बाद ऑब्जेक्टिव सवाल है, पढ़ के देखिए बन गईल। क्या कह रहा है? एक ऐसा अवयव जो सममित और विषम सममित दोनों ही है। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। एक ऐसा अवयव जो सममित भी है तथा विषम सममित भी है। ऑप्शन नंबर ए विकर्ण अवयव, शून्य अवयव। 14 का क्लियर हो रहा है? जो थ्योरी पढ़ाए समझ में आया? नोट में, नोटे पर बन गया कि कह रहा है कि सममित और विषम सममित दोनों होने वाले अवयव का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? शून्य अवयव। अब कौन क्वेश्चन बनाएंगे? 15। 14 का बी लिख लीजिए, 14 का बी। अब बनेगा 15। तनी क्वेश्चन बनाने से पहले देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन बनाने से पहले मेरा बात समझिए। आप लोगों को पढ़ा दिए हैं आई का पावर 3 रहे चाहे आई के पावर 80 रहे, मान आइए हो। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? अच्छा, आई में ए से गुणा करो चाहे ए में आई से गुणा करो, क्या आएगा? ए बराबर आई ए भी होता है, ए बराबर ए आई भी होता है। नहीं बताएं कि नहीं बताएं? ये हो गया है। ये सारी सब का सब बात हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। आइए 15 नंबर सवाल बनाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 नंबर वाला सवाल है, बढ़िया सवाल। यदि एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि यदि ए, किताब लिए हो ना, पेज नंबर 110। यदि ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए। हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है कि इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर है गिवन। देखो ये सूत्र नहीं होता है, ये सूत्र नहीं होता है, ठीक है। ये सूत्र है, सूत्र का मतलब जो हमेशा प्रयोग किया जा सके। और ये जो ए स्क्वायर बराबर ए आप देख रहे हैं, यह किसी किसी सवाल में, मतलब केवल इस सवाल में दिया रहे, हमेशा ए स्क्वायर बराबर होता है। ध्यान लो तो यहाँ पर 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4 में गुणा करो, 1 2 3 4 आएगा नहीं ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस सवाल में केवल ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए के बराबर है। उस स्थिति में आपसे पूछ रहा है आई प्लस ए का होल क्यू माइनस 7 का मान क्या हो? बेटा अगर ए स्क्वायर बराबर ए दिया है तो आई प्लस ए का होल क्यू माइनस 7 का मान क्या होगा? 4 गो ऑप्शन दिया हुआ। एकदम क्वेश्चन क्लियर समझ में आएगा। पहले हई कुल याद है। 7वां 8वां में जब गोई लोग बोलो तो ए प्लस बी के होल क्यू का सूत्र पढ़े हो? क्या होता है बाबू? ए एस क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस ए करे कोई 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर गुणा करके बोलता है, ठीक है। तो ए प्लस बी के होल क्यू का सूत्र तो याद होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक काम करो, इसका मान पूछ रहा है ना, तो आई को तुम लोग ए मान लो, ए को बी मान लो, होल क्यू पे तोड़ो। तो नहीं समझ में आ रहा क्या बोल? ये कह रहा कि ए है, कह रहा कि बी, ए प्लस बी के होल क्यू मान क्या तोड़ो। तो ए क्यू हई ए है प्लस बी क्यू नहीं क्या बुझात 3ab माने आई ए इंटू ए प्लस बी बुझाता आ माइनस 7 वही तो उतार देने जाओ कहते ए प्लस बी के होल क्यू पर लिखनी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बुझाता। अब बहादुर आई क्यू के मान का होता है? आई के पावर 2022 रही तो मान का हो जाए आई। अब ए क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो ए स्क्वायर में फिर ए से गुणा करिएगा क्यों हो जाएगा प्लस आई गायब आई ए 3 के 3 आई ए बराबर
आई ए बराबर ए यूजो करत नहीं जा पंक्ति रूपांतरण में ना कहनी कि जब परीक्षा में फंसब तो याद पड़े क्या के परीक्षा होता है तो ए बराबर आई ए ना, तो ए बराबर आई ए तो ही पे करता है, तो आई ए के जगह पे क्या रख दिए, क्लियर है। इंटू आई प्लस ए ज्यों का त्यों -7 है, बोलिए कोई दिक्कत, देखते रहिएगा। आई ए स्क्वायर, कुछ लड़का क्या सोचल सन कि सर ए स्क्वायर छूट गई, ए छूट गई बा ना, ए स्क्वायर के जगह पे ए दिले बा, तो ए स्क्वायर के जगह पे तू सोचो कि ये बा और फिर ए में ले गुणा कर देने, समझ में आ रहा है। ये मत सोचो कि ये छोड़ दिए हैं, भाई ए स्क्वायर का मान ए और फिर ए से गुणा करिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आ रहा है समझ में। 3a से आई में गुणा करो तो 3a से ए में गुणा करो तो -7, कोई दिक्कत। आई प्लस ए स्क्वायर का मान तो प्रश्न में दिया हुआ है, आप प्लस 3 आई ए बराबर, अच्छा ए आई बराबर ए, 3a स्क्वायर बराबर, हम नहीं कहा सवाल कहता -7 ना, तो आई आ प्लस ए आ 3 है 4 है 4 है 3 है -7 साथे साथे कट गए, क्या बच गया, कौन ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर बुझाता है, झक झक हो गया। अंतिम थ्योरी बचा हुआ है बहादुर, अब हम लोग केवल एक कौन कौन क्वेश्चन बचा हुआ है, 1 2 3 12 बस 4 गो मात्र सवाल बचा हुआ है। विविध प्रश्न, विविध मिक्सचर होता है जो टोटल पढ़ लिए हैं। जब इतना क्वेश्चन बने तो 4 गो कहें छोड़ जाओ, इहो बनाइए दिया, जब ख़त्म हो रहा था ठीक से ख़त्म हो। तो अब आप लोग अगर हो गया है तो एगो नोट लिखवाएंगे, लिखिए तो यदि अवयुह के किसी प्रश्न में, नोट में लिखिएगा, यदि अवयुह के किसी प्रश्न में n, छोटा n लिखिएगा, यदि अवयुह के किसी प्रश्न में n शामिल हो और सिद्ध करना हो तो उस स्थिति में गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अब एक काम करिए, ये जहाँ पर लिखे हैं इस पूरा वाक्य, इसमें गणितीय आगमन के सिद्धांत को अंडरलाइन कर दीजिए, लाइन खींच दो नीचे। गणितीय आगमन के सिद्धांत को इस वाक्य में अंडरलाइन कर दीजिए। 11th वाला बुक है, निकालो तो, लेके आई थी लोग आज ना। ये जो अंडरलाइन करवाए हैं आप लोगों को, ये फर्स्ट ईयर में जाइएगा आप, अब तो चल गई पास ना हो गया जाओ, तो चैप्टर नंबर 4 अभी जो 11th में पढ़ाए ताज़ा पढ़ाए। कौन कौन पढ़ा है फर्स्ट ईयर वाला? अभी आप लोग पढ़े हैं ना। तो ये चैप्टर नंबर 4 देखो, यही है फर्स्ट ईयर का गणितीय आगमन का सिद्धांत।
ये चैप्टर जो है कब प्रयोग किया जाएगा पढ़ो। भोजपुरी का कहता कि जब छोटका एन देले रही, माने छोटा एन दिया रहेगा आ अवयुह का सवाल रहेगा सिद्ध करे के रही, तो में का लागी। जो पढ़ लिया उ तो हाथ उठा दिया, आ जौन बेचारा गलती से मैथ फर्स्ट ईयर नहीं के पढ़ लो का करी, ओकर तो दिमाग में आ रहा व्हाट इज दिस है, ये गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है जी। तो अब उस स्थिति, उस लड़का के लिए फिर से थ्योरी बता रहे हैं। चलो लिख लो, सब कोई लिखेगा, जो जानता है नहीं जानता है सब कोई। 4 लाइन का बतिया है, मेरा बात समझ रहे हो। एक बार फिर सुनो। जब छोटा एन शामिल रहेगा, एन का संबंध प्राकृत संख्या से रहेगा, आ सिद्ध करने के लिए कहेगा अवयुह के सवाल में क्या लागू करोगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत। जो पढ़ लिया हाथ उठा लिया, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसको कैसे बनाएगा, कैसे समझेगा। तो उसके लिए दोबारा आपको रूल बता रहे हैं कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है, इसमें कौन नियम लागू होता है। लिखिए तो, गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार, गणितीय नोट में लिख बोल रहे हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार, गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार अनुसार लिख लिए, अनुसार लिख के ऐसे, अनुसार गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार। नीचे से आइए, पहला पॉइंट लिखिए। सर्वप्रथम दिए गए कथन को, सर्वप्रथम बोर्ड पे लिखे हैं, सर्वप्रथम दिए गए कथन को कौन कौन बताएगा। हाँ, ये पढ़ ला, 2500 रुपया दिले बसन ना, वो फायदा। अभी कैलकुलस पढ़ बसन ना, तो कब बसन सर का और सर देवे ज़्यादा रहे पैसा, 2500 बहुत कम रहे। सही बता रहे हैं। जो त्रिकोणमिति पढ़ लिया है, कैलकुलस जब यूज देखोगे ना त्रिकोणमिति का, कहोगे सर हमनी के ना यंत्र है कि हाथ ना प्रयोग बा। अगर इतना प्रयोग रहता तो हम उस समय तो क्लास एको दिन तक गैप नहीं करते। सेकेंड ईयर वाला जब पढ़ोगे त्रिकोणमिति तब पता चलेगा। सर्वप्रथम दिए गए कथन को Pn, ऐसे लिखोगे, Pn माना जाता है। सर्वप्रथम दिए गए कथन को Pn माना जाता है। दूसरा में n बराबर 1 पर, बोर्ड पे लिखे हैं, n बराबर 1 पर सिद्ध करना होता है कि, n बराबर 1 पर सिद्ध करना होता है कि, n बराबर 1 पर सिद्ध करना होता है कि कथन सत्य है। सिद्ध करना होता है कि कथन सत्य है। खड़ी पाई। तीसरा पॉइंट, मान लिया जाता है कि कथन, कौन बताएगा। मान लिया जाता है कि कथन n बराबर m पर सत्य है। n बराबर m, छोटा m लिखना। मान लिया जाता है कथन n बराबर m पर सत्य है। n बराबर m पर सत्य है। कोष्टवा में समीकरण 1 माने ओजे समीकरण 1 माने के बाद सिद्ध किया था कथन n बराबर m पर सत्य है। आ कोष्ट में समीकरण 1 एकदम हूबहू फर्स्ट ईयर जाके मिले हो, एकदम सेम मिलेगा। n बराबर m पर कथन सत्य है, ब्रैकेट में लिख लीजिए समीकरण, माने ये समीकरण 1 हम मानेंगे। चौथा पॉइंट नंबर 4,
बताइएगा। लेकिन हमें सिद्ध करना होता है कि, लेकिन हमें सिद्ध करना होता है कि, लेकिन हमें सिद्ध करना होता है कि कथन n बराबर m प्लस 1। लेकिन हमें सिद्ध करना होता है कि कथन n बराबर m प्लस 1 पर सत्य है। n बराबर m प्लस 1 पर सत्य है। एगो काम करिए, 4 गो पॉइंट है, 4 गो सवाल बचा हुआ है, 1 2 3 12 विविध में ही ना बचा हुआ है। अगर ये चारों सवाल क्लियर आप समझना चाहते हैं तो ये चारों पॉइंट याद करके आइएगा। याद करने में बहुत मेहनत नहीं है। Pn माना जाता है, n बराबर 1 पे सिद्ध करना होता है, n बराबर m पर मान लेते हैं और समीकरण 1 मान लेते हैं, और n बराबर m प्लस 1 पे सिद्ध करना होता है। चारों पॉइंट एकदम याद करके आइएगा। पहले कल पूछेंगे तब सवाल बनाएंगे, कल अभी वो खत्म हो जाएगा।